नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं स्ट्रेट टॉक। इंडियन जीडीपी जिस रफ्तार से आगे जा रही है, इस रफ्तार को लेकर दुनिया को संदेह है और ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि आखिर कैसे भारत की जो जीडीपी है वो 8.2% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। हालांकि आईएमएफ कुछ और कहता है। हम अपने दर्शकों के सामने कुछ सवाल रखते हैं और कुछ फैक्ट्स भी, जिससे भारत की जीडीपी को लेकर जो संदेह उठ रहा है उसको कहीं ना कहीं आधार मिलता है। और ये समझा जाना बहुत ज़रूरी है कि भारत आखिर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और भारत की जो सरकार है उसके जो दावे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, आर्थिक तरक्की को लेकर, भारत के आम नागरिकों की खुशहाली को लेकर, उसकी जो है बदहाली से तरक्की की राह जो है उसे लेकर, ये आखिर क्या धरातल पर सही है, ज़मीनी हकीकत सही दिखाई जा रही है। आइए अपने दर्शकों के सामने रखते हैं आज के कुछ अहम फैक्ट्स और सवाल भी कि ताज़ा सरकारी आंकड़े सामने आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी है, वो दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई और सितंबर में 8.2% के दर से बढ़ी है। अब ये 6 महीने में 6 तिमाही है, ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। तो अपने आप में ये रिकॉर्ड है। अप्रैल जून में जो जीडीपी थी वो 7.8% थी। आईएमएफ ने एक दिन पहले ही भारत के जो जीडीपी डेटा को सी ग्रेड दिया। आखिर जब भारत के डेटा पर संदेह आईएमएफ जता रहा है, उसे सी ग्रेड दे रहा है, इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है सेक्टर है उसमें अमेरिकी टैरिफ के चलते गिरावट भी दर्ज की जा रही है। तो ये आधार है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिकी टैरिफ के चलते जो गिरावट है वो एचएसबीसी का एक आया है, आंकड़े सामने आए हैं, डेटा है ये कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि पीएमआई, जिसे एसएनपी ग्लोबल ने तैयार किया है, कंपाइल किया है, ये कहता है कि नवंबर में 56.6 तक गिर गया, जो कि अक्टूबर में 59.2 पर था। तो जब मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट देखी जा रही है और अनुमान ये जताया जा रहा था कि 57.4 जो होगा, लेकिन ये इससे भी गिरकर 56.6 पर है। और सबको पता है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की ऐतिहासिक गिरावट लगातार चल रही है। एशिया की तीसरी अर्थव्यवस्था सबसे तेज़ी से आखिर कैसे बढ़ रही है? क्या जो भारत के जीडीपी के आंकड़े हैं इस पर दुनिया का भरोसा अगर डगमगा रहा है तो भारत की सरकार के जो दावे हैं इसे कहीं ना कहीं भारतीय इकोनॉमी के लिए एक सही संकेत नहीं माना जाना चाहिए। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं हमारे साथ हरविंदर सिंह। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। इकोनॉमिस्ट के हैसियत से जुड़ रहे हैं हरविंदर सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हमने अपने कार्यक्रम का आगाज़ ही किया है कि इंडियन जीडीपी दुनिया को चौंका रही है, जबकि एसएनपी ग्लोबल कुछ और कहता है और जो डेटा है आईएमएफ के वो कुछ और कहते हैं, भारत की सरकार का डेटा कुछ और कहता है। रुपया लगातार गिर रहा है, ऐतिहासिक जो है कमज़ोरी दर्ज करा रहा है, इसके बावजूद 8.2% की ग्रोथ दुनिया में सबसे अधिक कैसे देखते हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी, और जस्ट चैनल टीवी चैनल के सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब। ये जो मसला आपने उठाया है ये बड़ा एक संजीदा मसला है और इसके ऊपर अलग अलग तरह की राय हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये जो ग्रोथ है ये अच्छी बात है अगर ये रियल ग्रोथ हो ऐसी, लेकिन इसके ऊपर कुछ शंके जताए जा रहे हैं। और जैसे कि ये डेटा है अपने आप में सबसे चैलेंजेबल पॉइंट बन रहा है। आईएमएफ ने पीछे जो रिपोर्ट में भी कुछ खदशे दर्ज किए हैं और हमें डेटा की रिलायबिलिटी के हिसाब से हमें वो सी ग्रेड में रख रहे हैं। ये 4 ग्रेड रखे हैं उन्होंने कंट्रीज को मेजर करने के लिए, इंडेक्स जो बनाया ABCD जी। तो तीसरे स्थान पर है, एक स्थान जो नीचे वाला उससे एक ही ऊपर है। तो हमारा डेटा कितना स्टेबल है ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसमें इंडिया की इमेज के लिए भी ये बहुत संजीदा मसला बनता है कि अगर अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये इसको डेटा को टेम्पर किया है, मैनिपुलेट किया है, लेकिन अगर किया है तो ये बहुत बड़ा मसला होगा इकोनॉमी के लिए भी और इमेज के लिए भी इंडिया की।
और हमारा इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम है वो बहुत वर्ल्ड में आला किस्म का माना जाता रहा है। जी। और ये पीसी महालबिन्सन ने इसको बहुत ज़्यादा आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारी प्लानिंग शुरू हुई है, तो पीसी महालबिन्सन ने एक बहुत बड़े वैसे वो नेचुरल साइंटिस्ट थे, बट उनका इकोनॉमिक्स में बहुत उनका इंटरेस्ट था, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स में ज्वाइन कर लिया था और उन्होंने एक इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम की फाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रखी और वर्ल्ड लेवल पे हमें ये जो डेटा है उसकी रिलायबिलिटी को काफ़ी माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसकी जो छवि है उस छवि को जो है दांव पे लगाया जा रहा है। तो इस मामले में मैं समझता हूँ कि अगर ये ग्रोथ और डेटा दोनों सही हैं, जिस पर काफ़ी शक है मुझे, तो मुझे ये लग रहा है कि पॉलिटिकल एंगल से इसकी मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये, क्योंकि जब एनुअल ग्रोथ रेट आएगा उस टाइम पे जाके बिल्कुल रियल बात सामने आ जाएगी कि असली में क्या था। और जो कोई इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन डेटा की या जो थर्ड पार्टी जो इंटरवेंशन से डेटा के ऊपर अगर कोई आंच आती है तो फिर ये सारी क्वेश्चनेबल बात बन जाती है। तो जी। मैं ये समझ इस ग्रोथ को, वैसे अदरवाइज भी इस ग्रोथ को अगर सच भी मान लिया जाए जी। जी। तो भी मैं समझता हूँ कि ये ग्रोथ जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट इंडेक्स नहीं होता इकोनॉमी की। उसका कितना इंक्लूसिव इम्पैक्ट कितना है, उसका अलग अलग तबके हैं, जो अलग अलग वर्ग हैं, उनके ऊपर प्रभाव कितना है। और ये जो ग्रोथ है उसमें ज़्यादा जो है फ्यू इंडस्ट्रियल हाउसेस की ग्रोथ जो है वो मेजर हो रही है। जैसे कि हमारी जो दिन ब दिन हमारा जो इकोनॉमी है उसका वेल्थ है जो वो कुछ ही हाथों में जा रहा है। और अगर ये ग्रोथ भी है तो ये उन कुछ घरानों की ग्रोथ है। इसमें जो है एग्रीकल्चर जो है, आपको पता होगा कि 8% दो जो ग्रोथ बताई जा रही है, इसमें भी जो उनके ही आंकड़ों के मुताबिक एग्रीकल्चर की ग्रोथ 3.5% है। जी। और जो मिनिमम जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनका ग्रोथ जो है बहुत कम है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को के एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करने वाले सेक्टर हैं। जी। तो ये चीजें देखने वाली हैं कि जो ग्रोथ 8.2 है ये अपने आप में कुछ नहीं बताता। इसका फर्दर बाइफरकेशन जो है उसकी ग्रोथ क्या है, हर सेक्टर की ग्रोथ क्या है, जो लोगों से जुड़े हुए सेक्टर हैं, जो उनके रोजगार से जुड़े हुए सेक्टर हैं, उनकी ग्रोथ बाइफरकेट करके बताने की जरूरत है कि उनका रियल इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या जा रहा है। जी तो बिल्कुल। मैं ये मानता हूं कि ये कंप्लीट ग्रोथ अपने आप में भी क्वेश्चनेबल है और उसके आगे इसकी बाइफरकेशन को देखना भी बहुत जरूरी है। और जैसे पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और जो रूरल इकोनॉमी है और जो स्मॉल स्केल सेक्टर हैं, जो मीडियम स्केल सेक्टर हैं और जो बिल्कुल इनफॉर्मल सेक्टर हैं, जिनकी ग्रोथ कई दफ़ा मेजर भी नहीं प्रॉपर हो पाती, उनका डेटा भी नहीं होता। और ये डेटा में हमारे जो शुरू से प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत रही है, लेकिन अब कुछ सालों से डेटा अधिक हो गए। टेम्परिंग ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। तो वो तो बड़ा एक मसला है जिसके ऊपर सब को सोचने की ज़रूरत है। और अगर ये फॉल्स ग्रोथ है, मतलब ये कहने का मतलब यह है कि अगर ये बिल्कुल स्टैटिस्टिकल ग्रोथ है, रियल ग्रोथ नहीं है, जी। तो ये हमारी छवि को अल्टीमेटली खराब करेगा और हमारे जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे, जो इन्वेस्टर है, जो हमारा जो थोड़ा सा हमारे हरविंदर साथ। सर, एक ब्रेक का वक्त हो चल रहा है, लेकिन मैं उसके बाद जब लौटूंगी तो ये जो नेशनल अकाउंट, आखिर किस आधार पर ये नेशनल अकाउंट जो है बनाया जाता है, जिस पर आईएमएफ ने सी रेटिंग दी है, इसके बारे में भी मैं चाहती हूँ कि अपने दर्शकों तक जानकारी पहुँचाई जाए। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में और समझने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिस्ट हरविंदर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था और जो 8.2% की ग्रोथ रेट बताई जा रही है, इस पर दुनिया के अगर संस्थाओं की बात करें तो उन्होंने जिस डेटा को सी ग्रेड दिया है, यानी कि विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, आखिर उसी डेटा के जरिए कैसे 8.2% का ये जो ग्रोथ है वो सरकार दावे कर रही है। अगर ऐसा है तो उस नेशनल अकाउंट को भी समझने की जरूरत जरूर है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो दुनिया को जिन आंकड़ों से चौंकाया जा रहा है, उन्हीं आंकड़ों पर अगर सवाल हैं तो भारत की जो
असल तस्वीर है आर्थिक तरक्की की, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। हरविंदर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी मदद से हम अपने दर्शकों तक एक एक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश को आइए आगे बढ़ाते हैं। हरविंदर सर, ये जो भारत का नेशनल अकाउंट है जिसमें सरकार का खर्च और कमाई और किस सेक्टर में, जैसा आपने बाइफरकेशन के ज़रिए बताया कि कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े हैं, S&P ग्लोबल इसे तैयार करता है और भारत का जो PMI है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स, ये इंडेक्स जो है ये 56.6 तक गिर गया, जो कि 59.2 पर था। तो मैन्युफैक्चरिंग पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है, एग्रीकल्चर पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो इन्वेस्टमेंट भी जो है बहुत ज़्यादा ऐसी है नहीं जिस पर ये भरोसा किया जा सके कि भारत की तरक्की इसके सहारे जो हो रही है। और फिर बात आ जाती है कंजम्पशंस की, कंज्यूमर्स की। क्या इतनी ज़्यादा खरीदारी हो रही है, कंजम्पशन इतना बढ़ गया है कि ये जो है तरक्की 8.2 की दिखाई जा रही है? थोड़ा सा नेशनल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, हमारे दर्शकों तक ज़रूर पहुंचाए। जी, नेहा, ये असल में ये है कि जो ये नेशनल अकाउंट सिस्टम है, मैं इस डिपार्टमेंट में जो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है ये अदारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जी, तो इसका जो स्टेट काउंटर पार्ट है, मैं उस में अंगेज रहा हूँ, एम्प्लॉयड रहा हूँ 30 साल। जी, तो मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि ये सिस्टम चलता कैसे है। जी, असल में वो इकोनॉमिक्स है, वो एक यूनिवर्सल साइंस की तरह ही ये चलता है और ग्लोबल लेवल पे जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट की जाती है नेशनल अकाउंट की, पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को जो मेजर करने की, वो ग्लोबल होती है। तो हर कंट्री में सिमिलर होती है, लेकिन उसमें कुछ जो है रीजनल लेवल से ट्यूनिंग भी होती है थोड़ी बहुत, बट ब्रॉडली वो मेथडोलॉजी कॉमन होती है। इसमें 2-3 तरह की अप्रोचेस होती हैं। एक अप्रोच ये होती है जो हम कर रहे हैं इंडिया में, कि आप जितना कंट्री के अंदर कोई चीज जितनी प्रोडक्शन हो रही है, इनकम हो रही है, जी, वो प्रोडक्शन और इनकम साइड से हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं कि टोटल गुड्स सर्विसेज भारत में एक साल में या एक क्वार्टर में कितना पैदा हुआ, उसका हम जो उसको इनकम में, पैसे में कन्वर्ट करके कह देते हैं कि इतनी हमारी जो है पहले से ज्यादा या कम ग्रोथ हुई है। दूसरा सिस्टम होता है, आप आउटपुट को लो। आउटपुट मतलब कि जो पैदाइश हुई है उसको कन्वर्ट करते हैं पैसे में, तो फिर वो नेशनल इनकम बनाते हैं। जी, ये इनकम का ही एक हिस्सा बन जाता है, इनकम जैसा ही अप्रोच है। तीसरा अप्रोच होता है कि आप जो खर्च हुआ है कंट्री में, एक्सपेंडिचर अप्रोच बोलते हैं इसको, कि लोगों ने अलग अलग सेक्टर ने जितना खर्च किया है किसी खास पीरियड में, वो खर्च को आप टोटल करके उससे इनकम मेजर करते हो कि लोगों का इतना खर्चा हुआ। तो खर्चे वाली अप्रोच ज्यादा रिलायबल मानी जाती है, तो हमारे वो नहीं अडॉप्ट की हुई। दूसरा ये जो 2000 यहाँ पे आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन जो बेस लाइन 2011-12 के ऊपर आपत्ति IMF ने जताई है उसको भी, क्योंकि आपने नेशनल अकाउंट्स बहुत बखूबी करीबी से देखा है, संभाला है, इसमें अपना योगदान दिया है, इसलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं बेस लाइन पर भी जरूर एक टिप्पणी लेना चाहूंगी। जी जी, तो मतलब ये है कि इसमें जो एक्सपेंडिचर अप्रोच बेहतर मानी जाती है। और दूसरा ये है, कोई भी अप्रोच आप अडॉप्ट कर लो, वो उसमें इतना मसला नहीं होता है। बेशक एक्सपेंडिचर अप्रोच बेहतर है, लेकिन अगर आप इनकम या आउटपुट अप्रोच भी लेते हो तो उसमें जो स्टैटिस्टिकल रिलायबिलिटी है वो इंपॉर्टेंट होती है, कि आप जो डेटा दे रहे हो, जिसके ऊपर आपने वो मेजर किया है नेशनल इनकम, क्या वो कुक्ड है या रियल बेसिस पे लिया है जो फैक्चुअली ट्रू है। तो नॉर्मल में कुकिंग की उसमें जो है जो मतलब कहते हैं कि उसमें छेड़छाड़ की संभावना आमतौर से रहती है। हम देख रहे हैं कि स्टेट में भी हम देखते रहे, ऐसा होता है कि जब कोई चीज सरकार के उल्ट जा रही है, डेटा उल्ट जा रहा है, तो डेटा तो सच बोलेगा ना जो है, लेकिन
को लग रहा है कि ये हमारी जो अचीवमेंट है उसको डाउन कर रहा है या हमारी इमेज छवि को खराब कर रहा है, तो वो उस ट्यूनिंग को या तो डाल देते हैं या उसको रीट्यून कर देते हैं या उसका कोई मेथड बदलने के लिए बोल देते हैं। जी जी। तो ये नेशनल लेवल पे भी ये चलता है, जो कि नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। स्टैटिस्टिक्स को ऑटोनमस का जो रोल होता है वो निभाने देना चाहिए, और पहले ये होता था ऐसे, लेकिन डे बाय डे ये हमारा गिरावट आती जा रही है, इसमें इंटरवेंशन पॉलिटिकल होती जा रही है, जो कि हमारी क्रेडिबिलिटी की छवि की जो मसला है। हमारा जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम था, जो हमारा जो नेशनल इनकम का जो एक मेजर करने का पैटर्न था, जो वो हमारा क्वेश्चन में आ रहा है। तो इसके ऊपर हमें सोचने की जरूरत है कि हम जो भी रियलिटी है उसको फेस करें, बजाय इसके कि हम उसको टेम्परिंग करना शुरू कर दें अपनी पॉलिटिकल या किसी और ट्यूनिंग के हिसाब से। तो ये जी, जैसा मैंने बीच में आपसे पूछा था कि आईएमएफ ने जो सी ग्रेडिंग करी है उसमें उसकी आपत्ति 2011-12 की बेस लाइन को लेकर भी थी, यानी जिस पैमाने पर ये एजम्पशंस या फिर जो आंकड़े हैं वो इकट्ठा किए गए उस पर भी आईएमएफ को आपत्ति है। तो थोड़ा सा मैं खुद भी समझना चाहूँगी कि आखिर 2011-12 का बेस लाइन क्यों चुना जाता है या फिर चुना गया। जी नहीं, उसमें ये होता है कि जो बेसलाइन है, बेंचमार्क तो कोई ना कोई लिया ही जाता है, उस बेस के ऊपर आप मेजर करते हो चीजों को। ठीक है। सो इसमें इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि बेसलाइन आपने जानबूझ के, हो सकता है उन्होंने कोई इंटरनेशनल लेवल पे सारे कंट्रीज को जब मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की होगी मेजर करने के रिलेटिव, तो कुछ वो कंट्रीज को जो सबको सूटेबल बेसलाइन है वो 11 बनता होगा, तो उन्होंने उसके हिसाब से वो मेथड अडॉप्ट किया होगा। सो पॉइंट ये है कि किसी भी जो ईयर को आप चुन लो, अगर आपका सिस्टम नहीं सही है, ग्रेडिंग हो आई है, तो हमारा जो है, अगर सपोज करो आप 11 को भी ले रहे हो, तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आज का वो बेसलाइन लेंगे तो ज्यादा और भी ज्यादा गड़बड़ होने की संभावना है, क्योंकि हम डे बाय डे अपने लो जा रहे हैं हर चीज में। इंटरवेंशन है हमारी, या जो हमारी उसको टेम्परिंग का मसला है या पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हैं, वो कम नहीं हुई हैं। थोड़ा सा पॉलिटिकल ही एक सवाल मैं पॉलिटिकल ही पूछ लेती हूँ, बहुत ही आम लोग के लिए, बहुत ही एक आम समझ के लिए, कि ये तो वो सरकार है जो 2014 के बाद से ही भारत में सब कुछ जो है उदय देखती है, तरक्की देखती है, या फिर संस्थाओं की जो है मजबूती देखती है, या फिर जो भी क्रेडिट है वो 2014 के बाद किए गए कार्यों की है। लेकिन जब ये अपना एक बेस लाइन चुनना होता है तो 2011-12, और वो भी तब जब इस मौजूदा सरकार ने एमएसएमईज में बड़े पैमाने पर जिस तरीके से पहले जीएसटी लगाया, फिर नोटबंदी कर दी, और उसके बाद अब जीएसटी के घटाने का भी श्रेय लिया जा रहा है, और यूनिफाइड जो डिजिटल पेमेंट की सुविधा आ गई, इसे लेकर भी बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। तो फिर ये ना करना, 2011-12 पर टिके रहना, और 2014-15 की बात वहां से भी बेसलाइन शुरू की जा सकती है, ऐसा किया नहीं जा सकता? थोड़ी सी आम समझ के लिए ये सवाल मैं जानना चाहती हूँ। जी हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जो नेशनल, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो होती हैं जी, किसी रीजनल या किसी एक कंट्री को देख के बेसलाइन या कोई ऐसी मेथोडोलॉजी नहीं चुनते कि वो पर्टिकुलर उनको फोकस में करें। उनका फ्रेमवर्क जो है इंटरनेशनल होता है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कोई ऐसा जानबूझ के नहीं चुना होगा इस चीज को। उनको ये साइंटिफिक या कंपेरेबल डेटा उनको मिलता ही ये होगा, तो मैं उनके ऊपर आपत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि डिस्पाइट ऑल द लिमिटेशन वो इतनी बायसनेस नहीं होती कि वो हमारे कंट्री को फोकस में ले गए कि उन्होंने बेसलाइन जानबूझ के ऐसी चुनी हो। तो मेरा वो बेस लाइन जो है वो भारत सरकार की तरफ से जो डेटा मुहैया कराया गया उस पर आपत्ति जताई गई। जी हाँ, मतलब ये है कि अगर 11 में भी आपत्ति जताई गई है, तो ये हो सकता है कि अगर इस तरह किया गया है तो फिर हमारी गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन रही होगी कि हमारे ऊपर कोई आंच ना आए, हम उससे पहले का बेसलाइन दे दें। मैं इसके ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं इनसाइट ज्यादा नहीं जानता हूं कि किस तरह। जी जी ठीक है। लेकिन एक जो है कांग्रेस के लीडर हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा है कि जीडीपी डिफ्लेटर दिखाता है कि महंगाई दर सिर्फ 0.5% है, जबकि सच्चाई तो बिल्कुल उलट है। अगर देश में महंगाई दर ज़्यादा है और यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वो कम है, जो कि नेशनल अकाउंट है,
तो ये किस तरह की गड़बड़ी है, थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँगी। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की तरक्की, सब चाहते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, लेकिन किस आधार पर बन रहा है, या अगर जो झूठ की बुनियाद पर ही अगर महल खड़ा करने की कोशिश हो रही है, तो फिर भारत के लोगों को सचेत हो जाने की ज़रूरत है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इस रफ्तार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और विपक्ष के सवालों को क्या ये कहकर कि ये विपक्ष का सवाल है, इंटेंशन गलत है, उस सवालों की गंभीरता को जो है नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, बल्कि समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कितना घातक है भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश के लिए, जहां पर 145 करोड़ लोग रहते हैं और गरीबी और अमीरी की जो खाई है वो लगातार बढ़ रही है। हमारे साथ हरविंदर सिंह जुड़े हुए इकोनॉमिस्ट हैं। हरविंदर सर, क्या महंगाई दर लगातार कम हो रही है या तेज़ी से कम हो रही है, जिस वजह से भी भारत में 8.2% की जो है ग्रोथ देखी गई है? थोड़ा सा ये भी समझना चाहती हूँ कि महंगाई का भी बहुत बड़ा लेना देना होता है। जी जी। जो महंगाई है असल में वो काफी बड़ा फैक्टर होता है, इन्फ्लेशन। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर महंगाई कम हो रही है तो हमारा रुपया इतना नीचे क्यों जा रहा है फिर, जबकि इन्फ्लेशन जो है वो रुपए को, करेंसी को नीचे लाने में, उसकी परचेजिंग पावर कम करने में काफी रोल अदा करता है। तो जब इन्फ्लेशन ये बढ़ रहा है, इसका मतलब कि क्योंकि रुपए का जो दर है वो नीचे आ रहा है, करेंसी का जो हमारा वैल्यू है, जी वैल्यूएशन है, जो वैल्यू नीचे आ रही है। तो यहाँ पर ये आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि महंगाई दर में जो है, महंगाई में कोई कमी नहीं आ रही है। बेशक दावे हो रहे हैं कि जीएसटी क्योंकि कम कर दी गई है तो महंगाई लोगों को, जो लोकल कंज्यूमर्स हैं, उनको सस्ते सामानों का लाभ मिलने लगा है। नहीं, ये मुझे लग रहा है कि ये सही आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि इस हिसाब से देखो हमारे ऊपर यूएस ने भी काफी प्रतिबंध लगाए हैं पीछे, और वैल्यू रुपीस का कम हुआ है। तो ये चीजें अगर देखें तो हमारा जो है महंगाई दर तो इन चीजों से ऊपर जाने वाली है, और हमारा को बहुत ज्यादा पैसा है वो क्रूड ऑयल के ऊपर लग रहा है, जो हमारी उनकी वजह से हमें बहुत सा फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो वो भी महंगाई को ज्यादा करने वाले फैक्टर हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि महंगाई असल में कम नहीं हो रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है पहले से। अगर वाकई में ये स्थिति है कि जो डेटा है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, तो फिर इंडियन इकॉनमी को आप किस स्टेटस में देख रहे हैं? अगर जो कि एशिया की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बताई जा रही है और 2047 का सपना भी दिखाया जा रहा है, तो अगर हम अमीर या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़ दें, तो जैसा आपने कार्यक्रम की शुरुआत में बाइफरकेशन वाली बात कही थी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, उनके लिए ये सिचुएशन कितनी खतरनाक या फिर कितनी चुनौतीपूर्ण? और देखो, असल में बात ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो डेटा का सिस्टम है वो बड़ा प्रोफाउंड रहा है, बहुत हमारा एक छवि अच्छी थी, और इसके अलावा भी हमारे जो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट इंडिया के रहे हैं, इवन के जो हमारी वर्ल्ड बैंक की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स का जिन्होंने इजाद किया कॉन्सेप्ट, उसमें 2 ही लोग मेन थे, वो दोनों एशियन थे, जिसमें अमृत्या सेन थे और महबूबुल हक पाकिस्तान से थे। तो हमारा इन कंट्रीज का जो डेटा सिस्टम है, या उसकी जो अच्छे इकोनॉमिस्ट हमने दिए हैं, इवन के इसके अलावा भी बहुत से हमारे पास अच्छे सिस्टम रहे हैं इकोनॉमिक्स के। और तो मसला ये है कि ये जो डेटा का जो डे बाय डे क्रेडिबिलिटी की शक में आना, ये मसला है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो असल सिचुएशन है वो रुपीस के गिरावट से ये पता लग रहा है कि इकोनॉमी की हेल्थ कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। तो वो महसूस करवाया जा रहा है कि हम बहुत ग्रो कर रहे हैं, तो वो मुझे स्टैटिस्टिकल ग्रोथ ज़्यादा लग रही है रियल की बजाय, क्योंकि जो दूसरी चीज़ें हैं वो उसके साथ मेल नहीं खा रही, जो आप अचीवमेंट शो कर रहे हो।
अब डीवैल्यूएशन हुई है जो रुपीस की, वो बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। ये एक इंडेक्स है कि हम हेल्दी इकोनॉमी की तरह ग्रो नहीं कर रहे। तो जब कहते हैं कि पीपल इकोनॉमी इज ग्रोइंग एंड पीपल आर बिकमिंग पुअर डे बाय डे, तो ये एक कंट्राडिक्शन है। और जो पहले जैसे हमने बात की है कि जो हमारा ये डीवैल्यूएशन है रुपीस की, ये अब इस चीज को दर्शाता है कि हम रियल ग्रोथ अभी नहीं कर रहे हैं। और दूसरा जैसे बताया कि जो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट या कॉमन मैन के जो सेक्टर रिलेटेड हैं, जिसमें देखो कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है या विमेन से रिलेटेड जो सेक्टर है, जो जिनमें औरतों को रोजगार मिलता है, जो घर मजदूर हैं लेडीज, उनके लिए, या जनरल एम्प्लॉयमेंट जो आम मजदूर भी है, लेबर इंडस्ट्री लेबर है, उनका जो ग्रोथ है वो कहीं भी ये सेटिस्फैक्टरी लेवल का नहीं दिख रहा है। तो इकोनॉमी जो है इस हिसाब से देखने की जरूरत है कि जो वीक पॉइंट है उसको फोकस करके आप इकोनॉमी की ग्रोथ देखो। मैं ये कहता हूँ कि ये मायने नहीं रखता कि हम 7% ग्रो कर रहे हैं कि 8% कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से कोई हेल्दी इंडिकेटर ही नहीं है ग्रोथ का। आपका इम्पैक्ट जो है किन किन लोगों के ऊपर जा रहा है आपकी ग्रोथ का, आप थोड़ा ग्रोथ कम भी कर लो बेशक, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो आम लोगों तक जाए, तो वो मेरा ख्याल ज्यादा हेल्दी ग्रोथ है। तो उस हिसाब से हमें बहुत कुछ अभी करना है। तो इंडियन इकोनॉमी को हमने इंक्लूसिव ग्रोथ के एजेंडे के ऊपर लेके जाना है, बजाय इसके कि हम टोटल ग्रोथ को ही एक इंडिकेटर मानते रहे। दूसरा ये है कि जो ग्रो कर रहे हैं हम, उसकी जो एक एनवायरमेंटल कॉस्ट भी होती है हर चीज की। अगर हम इस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं कि हम अपनी जो पानी, हवा और जो सारा वो रिसोर्सेज हैं नेचुरल, अगर वो दाव पर लगा के ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो बहुत सस्टेनेबल और अच्छी ग्रोथ नहीं है। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने की जरूरत होती है जब आप रियल ग्रोथ मेजर करते हैं। मैं थोड़ा सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है भारत के, उन पर भी आपकी टिप्पणी लेना चाहूँगी, आपका जो है आकलन समझना चाहूँगी कि जब इस तरह से ग्रोथ रेट सामने आती हैं और जब डाटा जो है एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, जो रिज़ल्ट है और जो डेटा है वो एक दूसरे से जो है मेल नहीं खाते हैं, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जो ट्रेड है, खास करके ये अमेरिका के साथ जो ट्रेड डायलॉग्स चल रही है, उस पर भी कोई नकारात्मक असर, प्रभाव आप समझ पा रहे हैं कि इसका उलट असर देखने को मिल सकता है? वहाँ पर ब्लैकमेलिंग ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि आप अगर आपने कुछ, आपके एंड पर कुछ गलत है, कुछ खामियां हैं, तो फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। जब बातचीत की टेबल पर आप बैठे होते हैं तो वहाँ पर बार्गेनिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। डेफिनेटली ये होता ही है कि देखो, आप 10 चीज़ें अगर सही कर रहे हो और से एक चीज भी गलत प्रूव हो जाती है, तो वो 9 चीजों भी शक में आ जाती हैं फिर हमारी जी। तो हमारा अगर ये ग्रोथ रेट या हमारा जो डेटा है, अगर ये शक में आ जाता है, या कल को और भी कोई ऐसी स्टडी हो जाती है जैसे IMF ने की है, तो थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन की स्टडी हो जाती है जिसमें हमारी ये डेटा वाली जो चीज है, ये अगर शक में आ जाता है, तो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें मसले आने वाले हैं। जो इन्वेस्टर है वो जो है बहुत ज़्यादा डिस्करेज होते हैं। जो रेप्यूटेड इन्वेस्टर होते हैं वो रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है कि वो जो बताया जा रहा वहाँ की ग्रोथ या वहाँ के हालात वो सही है, कितने आप उनको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। तो अगर एक भी चीज़ आपकी शक्की मिल जाती है, स्पेशली अगर ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर दे, तो माना जा सकता है कि उनके पर्सनल बेनिफिट होते हैं, कर लेते हैं। लेकिन अगर लेजिटिमेट कोई अथॉरिटी करती है, कोई गवर्नमेंट करती है, कोई जो सरकारी नुमाइंदा इस तरह की चीज करता है या सरकारी इंस्टीट्यूशन करती है जी, तो बहुत बड़ा एक मसला बनता है। वो कंट्री की भी छवि के ऊपर उसका मसला आ जाता है और आपकी जो टोटल इमेज शटर हो जाती है। तो हमें इन चीजों की जो फ्यूचर में लॉन्ग रन में कॉस्ट है वो बहुत देनी पड़ सकती है। तो हमें ये सब चीजें बहुत ध्यान से करनी चाहिए। ये बहुत संजीदा मसले होते हैं। ये इतना कि आपने एक शॉर्ट टर्म में एक चीज कर ली तो वो वहीं खत्म हो गई।
बिल्कुल। और लोन रीपेमेंट हो या फिर लोन का लेना हो, इन सबों पर जो है इसका उल्टा असर देखने को मिल सकता है। एक ब्रेक लेती हूँ मैं, इसी के साथ छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। स्ट्रेट टॉक के दर्शकों से अनुरोध की ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे और समझने की कोशिश को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर भारत के जो समर्थक हैं वो आर्थिक तरक्की को लेकर जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर पारदर्शिता कितनी ज़रूरी है। हर एक नागरिक को ये समझना चाहिए कि वो भी भारत की तरक्की में भागीदार है, और अगर वो भागीदार नहीं है तो तरक्की फिर किसकी हो रही है असल में। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है और सीधे चलेंगे हरविंदर जी के पास। हरविंदर सर, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा बताई जाती है कि इंडियन जो इकॉनमी है उसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी कि इनवर्ड डोमेस्टिक कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा जो है मेजर रोल निभाते हैं, लेकिन फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को पीछे छोड़ना है। हमारे पड़ोसी जो है चीन, इसके साथ हमारा व्यापार का घाटा चल रहा है। अमेरिका के साथ जो व्यापार है, जो सबसे बड़ा हमारा पार्टनर था, वो कहीं ना कहीं एक बड़े झटके का सामना कर रहा है। और बाकी कई जगहों पर जैसा कि यूएस ने टैरिफ लगा रखा है और उनको रियायतें दी हैं, भारत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ है। इन सब के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था फिर कैसे इस रेस में आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि जो तमाम उदाहरण हैं ये भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को लेकर भी एक गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा जो इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हैं, चाहे जापान ही है, चाहे यूके की इकॉनमी है, चाहे यूएस की इकॉनमी है, हम कैसे मुकाबला कर पाएंगे? देखो, इसमें नेहा जी बात यह है कि हमें दो तरह की पॉलिसीज के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है अगर हमने अपनी इकॉनमी को साउंड फुटिंग पर लेके चलना है। एक तो शॉर्ट टर्म मेजर, हमें शॉर्ट टर्म प्लान्स के ऊपर फोकस करना चाहिए कि इमीडिएट हमें क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या हमारी इकॉनमी की पोटेंशियल है या इनमें हम अगर ग्रो कर सकते हैं जी। और लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमें प्लान होता ही ऐसे ही है कि इसको पर्सपेक्टिव प्लान बोलते हैं, एक को एनुअल प्लान हम बना देते हैं। हमें दोनों चीजें के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा मॉडल था शुरू में, जो हमने अडॉप्ट किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसको हम मिक्स मॉडल बोलते थे इकोनॉमी का, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का मिक्स होके चलना जो एक पैट था चलने का। और उसमें हम ये जो मिक्स मॉडल हमने नेहरू साहब ने किया था शुरू, कि जो रशिया का जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मॉडल था वो भी हमने कुछ चीजें उनकी ली, और जो प्राइवेट इकोनॉमी थी जैसे अमेरिका की या दूसरे कंट्रीज की, उनका मॉडल भी हमने दोनों का सुमेल बनाने की कोशिश की थी। लेकिन वो धीरे धीरे ये हुआ कि अल्टीमेटली जो प्राइवेट सेक्टर है वो टेक ओवर कर गया सारा सिस्टम। जी। तो ये चीज दोबारा सोचने की जरूरत है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं अभी भी जो आप खुलेआम नहीं छोड़ सकते। जो आप, अगर आपने प्राइस कंट्रोल करना है तो आप इकोनॉमी को प्राइवेट हाथों में नहीं सारा कुछ सौंप सकते। तो पब्लिक सेक्टर का रोल हमें देखना पड़ेगा कि उसको कमजोर ना होने दिया जाए। कुछ सेक्टर ऐसे जरूर हैं जिनको हमें प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को ही फोकस में रखना चाहिए। हेल्थ है, एजुकेशन है ना, आपका दूसरे को, चलो डिफेंस वगैरह तो इनके पास पहले है ही गवर्नमेंट के पास। तो मिक्स मॉडल को दोबारा नए हालातों के मुताबिक कैसे जो है हम आज के हालात के मुताबिक कैसे दोबारा इसको स्ट्रेंथन करें, ये सोचने की हमें जरूरत है। तो हमें इस बात को नहीं देखना चाहिए कि ये किस सरकार ने शुरू किया था, हम उस सरकार को क्रेडिट या डिसक्रेडिट के वार में पड़ने की बजाय हमें इकोनॉमी की रेगुलर और कंट्री को फोकस करके ग्रोथ कैसे हम कर सकते हैं। तो अगर आपकी विरोधी सरकार ने भी किसी तरह की है कोई चीज, तो मैं कहता हूं अगर अच्छी है तो वो अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। कंट्री का जो हित है वो सबसे बड़ा होता है, पॉलिटिकल और ये चीजें तो टेम्परेरी होती हैं। तो मैं ये मानता हूं कि हमें लॉन्ग रन में जो है ये मिक्स मॉडल ही हमें सूट करेगा। और बहुत जो है हमारी प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही है कि हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत कुछ छोड़ दिया है, और की वजह से जो पब्लिक सेक्टर है, जो आम लोगों को के हित को देखने वाला सेक्टर होता है, वेलफेयर देखने वाला होता है, वो सेक्टर हमने निगलेक्ट कर दिया। और हमने प्राइवेट सेक्टर को खुली छुट्टी दे के उन कुछ चंद लोगों की जो जेबों में भर दिया है सारा ग्रोथ,
जो बड़े बड़े घराने हैं, आम लोग उठता जा रहा है, और जो 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 अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। तो गैप, ये खाई जो है, ये मिटाने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। और इसमें थोड़ा सा मैं प्लानिंग, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी पर भी आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। क्या भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी जो तमाम गंभीर बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अहम बातें हैं, उस पर ट्रांसपेरेंसी बरतती नजर आती है ये मौजूदा सरकार? देखो, इसमें मैं इस मामले में ये कहना तो मुश्किल है कि ट्रांसपेरेंसी अभी क्या इनका क्या किया, ठीक। कहा जा सकता है कि है कि नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी चीज है वो, जो मतलब वो रिकॉर्ड बेस्ड होनी चाहिए, और वो पब्लिकली ओपन डिक्लेयर करना चाहिए उसको। कोई ऐसे, जैसे आज का जमाना है, आप हर चीज जो बोल रहे हो, अगर आप डेटा भी कोई प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो डेटा आपने जैसे 8%, 2%, 8.2% ग्रोथ है, जी तो आपका उसका आप माइक्रो एनालिसिस भी साथ पेश करो ऑनलाइन, नेट पर, पब्लिक में, आप न्यूज़पेपर में, जी कि ये ग्रोथ रेट इस सेक्टर का इतना इतना है, तो टोटल हमने इतना बनाया। तो उसमें अगर आप कहीं डेफिशिएंसी भी है तो छुपानी नहीं चाहिए वो, उससे क्रेडिबिलिटी और बढ़ती है आपकी। आपने सच का सच बताया, जो अच्छा था वो भी बताया, जो नहीं अच्छा वो भी बताया। तो अगर आप हाइड एंड सीक करेंगे तो हमारी जो छवि है खराब होगी। मैंने पहले भी बार बार जी कहा है जी जी कि उसको, छवि को बचाना, इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम को दांव पे लगाना बहुत अच्छा नहीं होगा ये कंट्री के लिए। हमारा एक जो कुछ हम एक हेरिटेज बन जाती हैं हमारी कुछ चीजें, तो वो हेरिटेज हर गवर्नमेंट का दायित्व होता है कि वो बचा के रखी जाए। जी और ये स्टैटिस्टिकल सिस्टम जो है, एक अच्छी हेरिटेज है हमारी, इसको दांव पे नहीं लगाना चाहिए पॉलिटिकल कॉज के लिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है। जी मैं ये मानता हूं कि ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए बिल्कुल। जी। हरविंदर सर, क्या कोशिश हो सकती है अगर मान लीजिए कि तमाम जो संदेह है वो सच साबित हो जाए, और अगर ऐसा ही है, हालांकि ये सब जो है कहीं ना कहीं किसी बात की हम नापुष्टि करते हैं, क्योंकि ये सारी जो है आरोप हैं, क्योंकि अगर सरकार पारदर्शिता बरतेगी तभी उससे जुटाए हुए आंकड़े और उसके ऊपर ही जो है एक ठोस और मजबूत तरीके से बात रखी जा सकती है। लेकिन क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसीलिए जो भी विपक्ष हमें उपलब्ध कराता है या फिर जो भी जानकारियां सरकार की तरफ से सामने आई हैं उसी के आधार पर, IMF की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर, और जो S&P ग्लोबल ने जो एक इंडेक्स तैयार किया है उसके आधार पर ये बहस जो हम कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हरविंदर सर, मकसद क्या दिखता है? अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर जो तनातनी चल रही है, कच्चे तेल को लेकर जो एक प्रेशर दिखा कि जो सस्ता तेल हम खरीद रहे थे उस पर लगभग 60 से 70% तक की रोक लग चुकी है, तो फिर मकसद क्या है? ये दिखाना कि हमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव का कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मकसद दिख रहा है? सिर्फ डोमेस्टिक कंपल्शन दिखता है या फिर इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह की मैसेजिंग है? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि हम रियलिटी को फेस करने की बजाय, हम जो है रियलिटी को, जैसे वो कहते हैं ना कि आप जो कबूतर है बिल्ली को देख के आंखें मूंद लेता, उसको लगता है कि बिल्ली है नहीं है सामने, लेकिन बिल्ली होती है। तो मैं ये वो एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये इसी तरह हमें, अगर देखो जो आपकी सिचुएशन है इंटरनेशनल लेवल पे, आप पीछे देख रहे हो कि हमें टैरिफ की बहुत बड़ी गाज हमारे ऊपर गिरी है। हमारा जो है क्रूड ऑयल जो है उसके ऊपर इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है। जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको बोलते हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट है जो टू टू 263 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है। तो ये जो है आगे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये शो कर रही हैं, ये प्रूव कर रही हैं कि इकोनॉमी की हालत जो है वो थोड़ी डामाडोल है, खस्ता है। तो इसके बावजूद हम ग्रो कैसे कर रहे हैं? ऐसी कौन सी छड़ी है हमारे ऊपर कि हमारी चारों तरफ से घिरे हुए हैं हम क्राइसिस में, तो एकदम से ग्रोथ कैसे इतना हो गया? ये शक के दायरे में तो चीज लेके आती है। तो असल हमें ये चाहिए कि जो भी रियलिटी है वो रियलिटी हूबहू पेश करनी चाहिए, और के लिए हमें कहना चाहिए कि हमारे ऊपर बहुत से जो प्रेशर है, इसके बावजूद हम इस ग्रोथ को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका साथ चाहिए, हमें सब कंट्री का साथ चाहिए। तो ये ज्यादा सच्ची और खरी मेरा ख्याल एक इमेज बनेगी, और इससे आपका जो है बजाय इसके आपके ट्रेड डायलॉग्स भी जो है वो सक्सेसफुल होने के ज्यादा जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, मतलब आप देखो ना, एक तरफ इतनी क्राइसिस है तो सबको पता है इस क्राइसिस के बावजूद ना ग्रोथ बहुत मुश्किल है।
तो बजाय इसके हम फिक्टिशियस या स्टैटिस्टिकल ग्रोथ दिखाएं तो हमें रियल ग्रोथ दिखाना चाहिए। और बेशक वो कम भी हमारा दिखाओगे तो लोगों के अंदर आपकी छवि बुरी नहीं अच्छी बनेगी कि देखो क्राइसिस में ऐसे होता है, जी नीचे भी जाती है दफा इकोनॉमी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हरविंदर सर, आपने समय दिया और हमारे साथ जुड़े। आपने भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे सामने रखी, हमारे दर्शकों तक पहुँचाने में हमारी मदद की। एक बात मैं अपने दर्शकों के सामने ज़रूर करना चाहती हूँ कि डॉलर के मुकाबले जिस तरीके से रुपए की गिरावट है, सोने का भाव जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जिस तरीके से भारत के MSME छोटे और मझोले जो उद्योग हैं, कारोबार है, उनकी खस्ता हालत है, कृषि सेक्टर की जो खस्ता हालत है, रोजगार की जो खस्ता हालत है, उसमें ये कैसे सरकार दावा कर सकती है कि वो 8.2% की रफ्तार से उसने दुनिया को चौंका दिया है अपनी तरक्की हासिल करके, जब कि एक्सपोर्ट को भी एक बहुत बड़ा डेंट US टैरिफ ने पहुंचाया है। आप क्या समझते हैं? आप अपनी राय हम तक लिखकर पहुंचा सकते हैं info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी फीडबैक भेज सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।